जादुई जामुन का पेड़। एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। गांव के पास खेती की जमीन और फलों के बाग भी थे, जहां बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उस गांव में सुषमा नामक औरत अपने 10 साल के बेटे और 9 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। उसके पति के अपने फलों के बाग थे और उतनी ही खेती बाड़ी के लिए जमीन भी थी। लेकिन कुछ समय पहले ही उसके पति की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। अब सुषमा पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने दिन रात मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पाला और ऐसे ही समय बीतता गया और उसके दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। सुषमा की बेटी मीना बहुत मेहनती और जिम्मेदार थी। अपनी माँ के साथ मिलकर वो खेती बाड़ी का काम किया करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा रमेश अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था और उनका किसी भी काम में वो कोई साथ नहीं देता था। अरे रमेश, तू पूरा दिन घर में पड़ा रहता है और तेरी बहन घर का और खेतों का सारा काम करती है। तुझे क्या जरा भी शर्म नहीं आती? अरे माँ, मेरे सभी दोस्तों के माँ बाप उन्हें रोज पैसे देते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन तुम हो कि मुझे हमेशा काम करने के लिए बोलती रहती हो। अरे नालायक, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। क्या तू वो सब कुछ भूल गया? अरे जब देखो पुरानी बातों को याद करके मुझे कोसती ही रहती हो। और रमेश वहां से उठकर चला जाता है। रमेश के जाने के बाद मीना खेतों से घर वापस आती है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अरे बेटा, तेरा बड़ा भाई कब सुधरेगा? तू अकेले सभी काम करती रहती है, लेकिन इस नालायक को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुझे काम करता देख गांव वाले भी तरह तरह की बातें करते हैं। अरे माँ, गांव वालों का क्या है, वो तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। चलो अब हम दोनों ना खाना खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। एक दिन सुषमा की पड़ोसन बबीता उसके पास आती है। सुषमा बहन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहन बबीता। मेरे पास तुम्हारे बेटे रमेश के लिए एक रिश्ता आया है। लेकिन बबीता बहन, तुझे पता है ना, मेरा बेटा एक नंबर का कामचोर है। काम धंधा तो करता नहीं, अपनी घर गृहस्थी कैसे संभालेगा? अरे तभी तो बोल रही हूँ, इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये अपने आप काम करेगा। शादी के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, ये भी सुधर जाएगा। ठीक है बहन, तुम आगे बात बढ़ा दो। और ऐसे ही कुछ समय के बाद रमेश की शादी ललिता नाम की एक औरत से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही ललिता ने रमेश के कान भरने शुरू कर दिए। अरे सुनो जी, मुझसे ना ये सब लोगों के लिए खाना नहीं बनाया जाता। ये दोनों माँ बेटी तो खेत में चली जाती हैं और मुझे घर में अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि घर का बंटवारा कर लो। मीना की शादी के बाद अगर माँ ने जमीन मीना के नाम कर दी तो तुम बस शक्ल देखते ही रह जाओगे। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लड़कियां तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं और सारी जमीन लड़कों के नाम ही रहती है। अरे तुमने कभी तो खेती बाड़ी की नहीं है। खेतों पर तो काम हमेशा मीना ही करती आई है। वैसे भी वो माँ की लाडली है, इसलिए वो मीना को जायदाद का आधा हिस्सा जरूर दे देंगी। ललिता की बात सुनकर रमेश भी बंटवारा करने के लिए मन बना लेता है। इसलिए अगले दिन वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ, मैं चाहता हूँ कि आप घर का बंटवारा कर दो। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं तेरी शादी को और तूने घर के बंटवारे के बारे में भी सोच लिया। तभी वहां पर मीना आती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, मैं तो माँ को बोल रहा था कि मैं अलग से घर बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों में बंटवारा कर दो। लेकिन भैया, ये सब तो आपका ही है, इसमें बंटवारे की क्या जरूरत? तभी सुषमा बोलती है। नहीं मीना, इससे ज्यादा अधिकार इस घर और जमीन पर तेरा है बेटी। अगर ये बंटवारा करना चाहता है तो मैं इसे इसके हिस्से की जमीन दे दूंगी। अगले दिन रमेश जायदाद के पेपर बनवा कर ले आता है और सुषमा से उस पर दस्तखत करवा लेता है। अब से ये घर और जंगल की जमीन आपकी और खेत मेरे। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं वही बोल रहा हूँ जो उस पर लिखा है। कल को मीना की शादी के बाद खेत कौन संभालेगा, इसलिए खेतों की जिम्मेदारी मैंने खुद पर ले ली है। मीना समझ गई थी कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। ठीक है भैया, आपने ये सब हमारे भले के लिए ही किया होगा। लेकिन सुषमा रमेश की इस हरकत से बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ रमेश उस जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर अपने लिए अलग से घर बनवा लेता है। देखा जी आपने, अगर मैं घर का बंटवारा नहीं करवाती ना तो पूरी जिंदगी आप उसी घर में रहते। हाँ, और उनकी जली कुटी भी सुनते।
हाँ ललिता, अब हमारे पास अपना घर और पैसा जमीन सब है। अब तो राजा रानी की तरह रहेंगे हम दोनों। उधर मीना अपनी जंगल वाली जमीन पर पेड़ों को देखने के लिए जाती है। जंगल के उस हिस्से में मीना के पिता ने जामुन के पेड़ लगाए हुए थे, लेकिन जामुन केवल साल में एक बार ही लगा करते थे और उनसे बहुत कम कमाई हो पाती थी। मुझे सभी पेड़ों की साफ सफाई करनी चाहिए और इनको खाद पानी की भी जरूरत है। मीना उस जंगल की साफ सफाई करती है और सभी पेड़ों में पानी डालती है। आधे दिन में ही उसका सारा काम खत्म हो जाता है। यहाँ का तो सारा काम खत्म हो गया, अब मैं बाकी दिन क्या करूं? अगर भैया हमें थोड़ी सी खेती वाली जमीन दे देते तो मैं भी कुछ खेती कर लेती, लेकिन अब दिन भर मैं क्या करूंगी? मीना दिन भर वहीं बैठी रहती है और शाम होने पर वो अपने घर वापस चली जाती है। क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, मैं जंगल में साफ सफाई तो कर आई हूँ और पेड़ों को खाद और पानी भी दे दिया, लेकिन मैं कल से क्या करूंगी? अरे बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। अब बस तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुझे विदा करना चाहती हूँ। मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मीना अपनी माँ के गले लग जाती है। अगले दिन जब मीना जंगल में जाती है तो उसे जंगल में एक गाय दिखाई देती है और उसके पैर से खून निकल रहा था। अरे, ये किसकी गाय है? लगता है इसे गांव वालों ने ना यहाँ से मारकर भगाया होगा। मीना अपना पल्लू फाड़ती है और उस गाय के पैर पर बांध देती है और उसे जंगल से हरी हरी घास काट कर डाल देती है। क्यों ना मैं इस गाय को अपने साथ अपने घर ले चलूं? कुछ समय बाद ये शायद दूध देने लगे और इस बहाने मेरा मन भी लगा रहेगा। और मीना उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, मेरा भी घर में खाली बैठे बैठे मन नहीं लगता था, अब इसके आने से घर में रौनक सी आ गई है। अगले दिन सुबह मीना गाय का गोबर एक टोकरी में भर लेती है और उसे जंगल में जाकर पेड़ों के पास डाल देती है और जंगल की साफ सफाई में लग जाती है। आते समय वो जंगल से गाय के लिए घास काट लेती है और घर आकर गाय को चारा डालती है। गाय को जहाँ चोट लगी थी वहां वो हल्दी का लेप लगा देती है और इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। दूसरी तरफ रमेश और उसकी पत्नी ललिता खेतों में बिल्कुल काम नहीं करते थे, क्योंकि दोनों पति पत्नी आलसी स्वभाव के थे। रमेश को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वो थोड़ी सी जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम किया करता था, जिससे उसे किसी काम की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन जब मीना गोबर लेकर अपने जंगल में साफ सफाई के लिए गई तो उसने देखा कि सभी पेड़ जामुनों से भरे पड़े थे। सभी जामुन रसीले लग रहे थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ कोई फल नहीं था, ये अचानक चमत्कार कैसे हो गया? मीना ने गोबर पेड़ों के पास डालकर टोकरी को पानी से धो दिया और पेड़ से जामुन तोड़कर टोकरी में डालने लगी। कुछ ही देर में उसकी टोकरी जामुनों से भर गई। अभी तो सभी पेड़ जामुनों से भरे ही हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन्हें बाजार में बेच आती हूँ। मीना बाजार में एक दुकानदार को सभी जामुन बेच आती है और वापस आकर वो जामुन फिर तोड़ती है। उसका पूरा दिन पेड़ों से जामुन तोड़ने और बेचने में ही निकल जाता है। दूसरी तरफ सुषमा घर पर मीना का इंतजार कर रही थी। आज ये मीना कहाँ रह गई? मुझे जंगल जाकर देखना चाहिए। तभी मीना घर वापस आ जाती है और आज मीना बहुत खुश थी। मीना बेटा, आज कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी तूने आने में? अरे माँ, आज तो चमत्कार हो गया माँ। हमारे सभी जामुन के पेड़ ना जामुनों से भरे पड़े थे। मैं पूरा दिन उन्हें तोड़कर बाजार में बेचती रही। देखो, आज जामुनों से मैंने कितने पैसे कमाए हैं माँ। अरे, इतने तो सारे फल बेचकर भी हम नहीं कमा पाते और तूने आज एक ही दिन में इतने पैसे कमा लिए। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी। अगले दिन सुषमा और मीना दोनों जंगल में जाते हैं तो मीना देखती है कि पेड़ फिर से जामुनों से भरा पड़ा था, जैसे कि उसने कभी जामुन तोड़े ही ना हो। अरे, कल तो मैंने बहुत से पेड़ों से लगभग सारे जामुन तोड़ लिए थे, लेकिन इन पर अभी भी इतने जामुन कैसे हैं? बेटा,
शायद जल्दबाजी में ना तूने पेड़ों को ध्यान से नहीं देखा होगा। चल अब हम जल्दी से जामुन तोड़ लेते हैं। और दोनों मिलजुल कर पेड़ों से जामुनों को तोड़ने लगते हैं और सभी जामुन बाजार में बेच आते हैं। आज उन्हें कल से भी बहुत अधिक कमाई हुई थी। वो दुकानदार मीना से पूछता है, अरे तुम इतने अच्छे जामुन कहाँ से लाती हो? हमारे अपने जामुन के पेड़ हैं और इस बार ना पेड़ों पर बहुत सारे जामुन आए हैं। देखो, तुम चाहो तो मैं अपने आदमियों को भेजकर जामुन तुड़वा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी मेहनत बहुत कम हो जाएगी और एक दिन में ही ज्यादा से ज्यादा जामुन तोड़ लेंगे। उसकी बात सुनकर मीना और सुषमा मान जाते हैं और अपनी हामी भर देते हैं। अगले दिन जब सभी जंगल में पहुंचे तो जंगल फिर से जामुनों से भरा पड़ा था। अरे ये कैसे हो सकता है? कल हमने इन पेड़ों से सभी जामुन तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो सभी पेड़ जामुनों से भरे पड़े हैं। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है माँ, ये सभी ना जादुई जामुन के पेड़ हैं। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ बेटा। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रहे थे और सभी मजदूर जामुन तोड़ने लगे और अब दोनों गाय को चारा डालने के लिए घर वापस आ गए थे। मीना गाय के पास बैठकर बातें कर रही थी। गोरी, तू हमारे लिए ना घर की लक्ष्मी है। जब से तू आई है ना, तब से हमारे घर में खुशियां वापस आ गई हैं। मीना, मैं एक जादुई गाय हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ मीना, मैं परीलोक से आई हूँ। तुमने निस्वार्थ मेरी मदद की और ये उसी का फल है। जो गोबर तुमने अपने पेड़ों में डाला है, उसके कारण अब वो सभी पेड़ जादुई बन गए हैं। अब उन पर जामुन कभी खत्म नहीं होंगे। वहां खड़ी सुषमा भी सारी बात सुन रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गाय। आज तुम्हारे कारण हमें जीवन में पहली बार सुख नसीब हो पाया है। अब उन जामुन के पेड़ों के कारण वो बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना बड़ा सा घर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ रमेश बर्बाद हो जाता है। उसने धीरे धीरे अपनी सारी जमीन बेच दी और उसकी पत्नी ललिता सभी पैसे लेकर भाग गई थी। ये कहानी है गरीब रोशनी की, जो अपनी दो बेटियों कोमल और प्रिया के साथ रहती थी। रोशनी के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जहां वो खेती करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। एक साल रोशनी की फसल ना हो सकी, जिससे रोशनी हिम्मत हार गई। मेरी की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मेरे पास खोटा सिक्का नहीं बचा। मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? ये सब सोचकर रोशनी बीमार रहने लगी। आखिरकार एक दिन रोशनी अपनी बेटियों को अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, जिस पर दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोती हैं। रसोई में बस थोड़ा ही आटा बचा है, वो भी खत्म होने को है। अब हम दोनों को खेत की देखरेख करनी होगी। हाँ दीदी, चलो खेत में चलते हैं। दोनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। वहां लगे बंजर जामुन के पेड़ को देखकर, दीदी लगता है इस पेड़ पर जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम इस पेड़ को जड़ से साफ करके यहाँ भिंडी और तोरई लगा दें? नहीं प्रिया, देखो इस जामुन के पेड़ में जान आ चुकी है और ये सजीव की गिनती में आते हैं। ये भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं, इसलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इसकी जिंदगी छीन लें, चाहे ये फल दे या ना दे। दोनों बहनें मिलकर जामुन के पेड़ की खूब देखभाल करती थी। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन सोहनलाल सेठ कोमल और प्रिया के घर की चौखट पर जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है। अरे ओ रोशनी की बेटियों, कहाँ हो? बाहर तो आओ जरा। जी काका, कहिए। अरे जल्दी से अपना बोर या बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। आया समझ में? आप हमें घर से क्यों निकाल रहे हैं काका? क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे कर्ज लिया था और उसने अभी तक मेरा कर्जा नहीं दिया है, इसलिए आज से ये घर मेरा हुआ। घर छिन जाने के डर से दोनों बहनें सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगती हैं। ऐसा मत कहिए काका, हमसे हमारा घर मत छीनिए। हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे काका। ठीक है, अगर कुछ दिनों बाद मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों अनाथ बहनों को घसीट कर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम दोनों? तभी सेठ वहां से चला जाता है।
दीदी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में हम काका के पैसे कैसे चुकाएंगे? पता नहीं प्रिया, चलो खेत चलते हैं, पेड़ों को पानी देना है। दोनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। तभी प्रिया जामुन के पेड़ को देखकर चौंक जाती है। दीदी दीदी, ये देखो, हमारे जामुन के पेड़ पर फल भी आ गए हैं। अरे वाह, हमारे इतने दिनों की मेहनत सफल हुई। अब हम इसे बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने मीठे और रसीले दिख रहे हैं, क्या मैं एक जामुन तोड़ लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही प्रिया जामुन तोड़ती है, वैसे ही वहां फिर से जामुन आ जाता है। दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। देखो दीदी, ये कैसा जामुन है, इस पर तो फिर से जामुन उग आए हैं। हाँ प्रिया, हैरानी तो मुझे भी हो रही है, तुम जामुन खाकर तो देखो। जैसे ही प्रिया जामुन खाती है, दीदी दीदी, ये देखो, ये तो सोने के बीज बन गए। अरे हाँ, ये तो सच में सोने के हैं, ये कैसा चमत्कार है भला। तभी जामुन के पेड़ पर आंख, नाक और मुंह आ जाते हैं। मैं तुम दोनों बहनों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, सफाई की, वो भी बिना किसी अपेक्षा के। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ और मैं तुम दोनों की सारी बातें भी सुन रहा था। इतनी मजबूरी में भी तुम दोनों बहनें मेरा हर रोज ध्यान रखती थी, मेरी जड़ों में पानी देती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जामुन के फलों का इस्तेमाल करो। मगर ऐसे तो जामुन के फल खरीदने वाले ग्राहकों को सोने के बीजों का राज पता चल जाएगा। सोने के बीज सिर्फ उसी जामुन में होंगे जिसे तुम अपने लिए तोड़ोगे। उसके बाद दोनों बहनें ढेर सारे जामुन तोड़कर उसे बाजार में बेचने चली जाती हैं। कैसे दिए जामुन? 40 रुपए किलो हैं काका। अरे इतने सस्ते, क्या बात है, जामुन खट्टे हैं क्या? अरे नहीं नहीं काका, ये तो अमृत की तरह मीठे हैं, खुद खाकर देख लो काका। हाँ, ये तो सच में अमृत के समान है। अच्छा, तो 2 किलो मुझे पैक कर दो। ग्राहकों की भीड़ खड़ी देखकर वहीं दूर खड़े पति पत्नी की नजर उन चमचमाते जामुनों पर पड़ती है। सुनिए जी, देखो ना, वो जामुन कितने सुंदर और रसीले लग रहे हैं, चलिए ना लेते हैं। अरे मेरी प्यारी, तुम तो खुद ही मीठी अमृत हो, जामुन खाकर क्या करोगी पगली? अरे काका, ले लीजिए ना, इतना मन है काकी का तो हमारे जामुन भी सस्ते हैं। अच्छा चलो ठीक है, 1 किलो दे दो। ऐसे ही हर दिन दोनों बहनें जामुन तोड़कर बाजार में बेचा करती थी, जिससे उनके घर में छाई गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है। तभी एक दिन सेठ उनके घर आता है। अरे ओ कोमल प्रिया, बाहर आओ, लाओ मेरे पैसे। ये लीजिए काका, आपके पूरे पैसे, और फिर कभी हमारे घर मत आना। पैसे लेकर सेठ वहां से जाने का नाटक करता है और वो घर के पीछे छिप जाता है। वहीं दोनों बहनें जादुई जामुन के पास जाती हैं और सेठ उन दोनों का पीछा करते हुए जामुन के खेत में आ जाता है। जागो जादुई जामुन के पेड़, हम तुमसे मिलने आए हैं। आओ आओ, मैं तुम दोनों बहनों का स्वागत करता हूँ। जानते हो जादुई जामुन के पेड़, आज तुम्हारी मदद से हमने सेठ का सारा कर्जा चुका दिया, अब हमसे हमारा घर कोई नहीं छीनेगा। इस बात पर जादुई जामुन का पेड़ बहुत खुश होता है। तो फिर इस बात पर मुंह मीठा कर लो, ताजे रसीले जामुन खाओ। ऐसा कहते हुए पेड़ खूब सारे जामुन बरसाने लगता है। तभी एक पेड़ के पीछे छिपकर सेठ ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी जामुन का पेड़ सेठ को अपने जादू से अपनी ओर खींच लेता है। अरे छोड़ दे मुझे, अरे ओ पेड़, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, वरना कुल्हाड़ी से तुझे काट दूंगा और फिर इन दोनों अनाथ बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दे मुझे। इन बहनों को अनाथ समझने की गलती मत करना, वरना मैं खलबली मचा दूंगा, समझ में आया तुझे? ऐसा बोलकर जादुई जामुन का पेड़ सेठ को अच्छे से मजा चखाता है, जिसके बाद सेठ बिल्ली की तरह भाग जाता है और ये देखकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।